Hello दोस्तों, you are welcome in the today's class. We have chapter from the 10th class, chapter number 2nd from the history. Chapter name is Nationalism in India. This is the most important chapter from the 10th class history textbook. The reason is behind, सबसे important chapter होने का बड़ा कारण ये है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज ऑफ मार्क्स है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 to 8 मार्क्स इसी सिंगल चैप्टर से आएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के तीन बड़े बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है एकेडमिकली, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। सेकेंड बेनिफिट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो हिस्ट्री से जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया हुआ है वहां से आएंगे। किन इंपॉर्टेंट नेम आ गया, प्लेसेस आ गए या पर्सन आ गया, कोई मेजर इवेंट है उसका नाम आ गया। तीसरा बेनिफिट, इट डेवलप द रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल, रीजनेबल। आपको एक रैशनल थिंकिंग डेवलप करने का बढ़िया डेवलपमेंट होगा इस चैप्टर के थ्रू। द रीजन इज बिहाइंड, आपको यह पता लगेगा कि हु प्लेड, हाउ टू द नेशनलिज्म डेवलप इन द इंडिया, नेशनलिज्म भारत में कैसे आया, हाउ इंडिया गेट ए इंडिपेंडेंस। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग होता है वो स्टार्टिंग होता है किससे, भारत के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पार्ट थे, दे नीड टू द रिसोर्सेस, तो उनको रिसोर्सेस जो थे, तो उनको रिसोर्सेस इसलिए चाहिए थे क्योंकि उनको वॉर लड़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा, दे नीड टू द पीपल टू फाइट इन द वॉर। और थर्ड वन, दे नीड टू द डिप्लोमेटिक हेल्प ऑन द इंटरनेशनल लेवल। कितनी कंट्रियां उनको वर्ल्ड वॉर के दौरान सपोर्ट कर रही हैं। तो इसीलिए यहां पे 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है और ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। सिंपल यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट लाइन आप यू विल राइट कि यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक कंडीशन वर द क्रिएटेड इन द इंडिया। सबसे पहला आपने लिखना होगा कि भारत का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। इंडिया वॉज कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनी का मतलब होता है जब किसी देश का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन के हाथ में होता है, दूसरी कंट्री के हाथ में होता है। जैसे भारत के जो रूलर थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो यहां पे पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब यह हुआ कि भारत का जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन बना रहे थे, ब्रिटिशर। दूसरे पॉइंट में हमने देखना है कि ब्रिटिशर को क्या चाहिए थे, रिसोर्सेज चाहिए थे। तो रिसोर्सेज के लिए एक ही सोर्स था, वो क्या था, टैक्सेस थे। तो दे इंट्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। पहला जो टैक्स था उन्होंने फर्स्ट टाइम भारत के अंदर इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। सेकेंड वन, कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है जब आप कोई चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो दूसरी कंट्री से, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटीज। तीसरा है लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो लैंड के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। भारत के अंदर जो पेजेंट लैंडलॉर्ड्स कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स करते थे, उस क्रॉप्स में जो प्रोडक्शन होता था कुछ पोर्शन एज ए बीइंग ए टैक्स इज गिवन टू द ब्रिटिशर। इसको लर्न करने का आसान तरीका, जो ब्रिटिशर थे रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स का मेन सोर्सेज क्या है भाई, टैक्स है। टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम। इनकम के उसमें दो बड़े सोर्स होते थे, एक ट्रेड, ट्रेड के ऊपर क्या लगाया, कस्टम ड्यूटीज, और दूसरा क्या होता था, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंक्रीज कर दिया, लैंड रिवेन्यू। उसी मीनवाइल में भारत के अंदर क्या हो गया, फेलियर ऑफ मॉनसून हो गया। फेलियर ऑफ मॉनसून का मतलब है फेलियर ऑफ रेनफॉल हो गया, रेनफॉल नहीं हुई। अगर रेन नहीं होगी तो डेफिनेटली भारत का जो एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो जाएगा। फेलियर ऑफ मॉनसून का मतलब क्या है भाई, फेलियर ऑफ क्रॉप्स। और फेलियर ऑफ क्रॉप्स का मतलब सिंपल सी दो चीजें हैं, आपके देश के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फूड होने से क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, फूड के जो रेट हैं, प्राइजेस हैं वो हाइक हो जाएंगे। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होने से इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अब ये बताओ, जब शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है, फेलियर ऑफ क्रॉप्स होगी, तो टैक्स कैसे पे करेंगे। तो ये कंडीशन है जहां पे दे आर अनेबल टू पे द टैक्स टू द ब्रिटिशर। जब अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है तो वो इनकम टैक्स कैसे देंगे। तो इसीलिए भारत का जो कंडीशन है अच्छा नहीं था किसके दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरी तरफ ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द ब्रिटिश आर्मी। भारत के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे क्योंकि दे नीड टू द पीपल टू फाइट इन द वॉर। उसी दौरान भारत के अंदर एक डिजीज आई, एपिडेमिक आई, इसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। जैसे अभी कोविड-19 आया था, ये भी फ्लू था। तो इसने क्या किया, भारत के अंदर बहुत सारे पीपल को मारा। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंक्लूजन लिखें
तो हम ये लिख सकते हैं कि देयर वाज ए नो गुड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यू टू द टैक्सेस, ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज। टैक्सेस की वजह से, टैक्सेस वर इम्पोज बाय द ब्रिटिशर, और नेचुरल कैलामिटीज का मतलब यह है कि जो नेचुरल कॉज बना, फेलियर ऑफ मॉनसून, सोर्स ऑफ इनकम फॉल डाउन हो गया, और दूसरा क्या है, एपिडेमिक का, जिससे मास किलिंग ऑफ पीपल हुआ है। तो दिस इज द 5 मार्क क्वेश्चन, यू कैन राइट डाउन इन द सेम मैनर, यू विल गेट ए फुल मार्क्स। चैप्टर का सेकंड पोर्शन के अंदर वी हैव रोल, कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट रोल और महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के लिए बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन है। पॉजिटिव उनके जिन्होंने महात्मा गांधी जी को अच्छे से समझा, पढ़ा है, महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टूड किया है। नेगेटिव ज्यादातर उन लोगों के हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को पूरी तरह से नहीं समझा। कोई भी पर्सन अपने लाइफ स्पैन के अंदर कितने भी अच्छे काम कर ले, उसमें से 1-2 ऐसे नेगेटिव काम हो जाएंगे जिनको नेगेटिव पीपल पॉपुलराइज करेंगे मासेस ऑफ द पीपल के अंदर। महात्मा गांधी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भारत के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, नेशनलिज्म को डेवलप कराने में, लोगों को इकट्ठा करने में। तो थोड़ा सा ब्रीफ हमने महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है। पहली बात, महात्मा गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। अब देखिए, महात्मा गांधी जी का जो बर्थ हुआ है वो इंडिया में हुआ है, पर इनकी जो स्टडी हुई है वो इंग्लैंड में हुई है, और इंग्लैंड से बैरिस्टर लॉयर बन के वापस इंडिया में आए। फिर ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक केस को कॉन्टेस्ट करने गए थे। भारत का एक ट्रेडर्स होता था जो साउथ अफ्रीका में काम करता था, उसके केस को लड़ने कहाँ गए, अफ्रीका। वहां पे अफ्रीका में गए 1893 के अंदर, वहां से वापिस आए भारत के अंदर 1915 में। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी वी सेलिब्रेट एज द NRI डे, क्योंकि महात्मा गांधी जी रिटर्न। अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड महात्मा गांधी जी फर्स्ट डू सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कहां पे किया, साउथ अफ्रीका में, याद रखना। वहां पे अपार्थियड सिस्टम जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने वहां पे एक प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट कहां पे किया था, साउथ अफ्रीका के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर कौन है, वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, पर आपको पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले, एमिनेंट नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल में उनका नाम आता है। और गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और महात्मा गांधी जी वांट टू कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो महात्मा गांधी जी को एडवाइज किया गोपाल कृष्ण गोखले ने, पहले भारतीय सोसाइटी को आप समझिए, यू टेक ए टूर ऑफ द रूरल एरिया टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पीपल, देन यू कैन मोटिवेट टू देम टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो दिस इज द ब्रीफ, बहुत ब्रीफ लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी के बारे में। 4 बातें, कब वापिस आए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह दिया जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया, और उनके पॉलिटिकल टीचर जिनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे, जिनकी वजह से उन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये आता है क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द सत्याग्रह। सत्याग्रह है क्या? अगर सत्याग्रह को देखें, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, सिंपल सी बात है, सर्च फॉर ट्रूथ, फाइट फॉर ट्रूथ या रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ। आप इसको 2-3 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो। सत्याग्रह है क्या? तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, सर्च फॉर ट्रूथ, फाइट फॉर ट्रूथ, रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ है। अब सत्याग्रह का एक मीन्स ऑफ द प्रोटेस्ट है, और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट कहां पे किया था, साउथ अफ्रीका के अंदर। अब ये क्या बोलता है, एम्फेसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ। अगर आपके कॉजेस बेस्ड ऑन द ट्रूथ है, अगर आप अपनी प्लेस पे ठीक है, तो आप क्या करो, सत्याग्रह करो। किसके लिए? आपको सर्च के लिए, ट्रूथ के लिए लड़ना चाहिए। और महात्मा गांधी कहते हैं कि पीपल कैन विन द बैटल नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस का कोई स्पेस नहीं है किसके अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर। तो महात्मा गांधी ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ द ऑपरेसर। ऑपरेसर का मतलब यहां पे है जो आपके राइट्स को वायलेट करता है, और पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि लगातार आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पर उसके 2 प्रिंसिपल बताए। पहला बोलता है प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस, इसका मतलब वायलेंस का कोई स्पेस नहीं है मीन्स ऑफ द प्रोटेस्ट के अंदर। सेकंड कहता है कि कॉजेस बेस्ड ऑन द ट्रूथ, भाई आपके कॉजेस ट्रूथ के आधार पे होने चाहिए, तभी आप करोगे। ऐसा नहीं है किसी ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, आपने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला फाइट अगेंस्ट ऑफ द ऑपरेसर। ऑपरेसर कौन होता है? जो इनजस्टिस करता है। तो सत्याग्रह क्या है? इट इज अ संस्कृत लैंग्वेज वर्ड, इट इज द मीन्स ऑफ द प्रोटेस्ट, और इट इज यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर बेसिस ऑन द 2 बेसिक प्रिंसिपल। पहला क्या, नॉन वायलेंस, और सेकंड में क्या, कॉजेस बेस्ड ऑन द ट्रूथ है। और महात्मा गांधी जी इसको क्या बोलते हैं, इट इज द नोवल मेथड ऑफ द प्रोटेस्ट है। नोवल मेथड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो वायलेंस यूज नहीं करेगा, जिसके अगेंस्ट कर रहा है वो भी, जिसके अगेंस्ट हो रहा है
उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके खिलाफ वायलेंस नहीं हो रही है। तो ये नॉन वायलेंट होने की वजह से क्या है, नोवल मेथड है। अब इसका एक्सपेरिमेंट भारत के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 बड़े प्रोटेस्ट में किया गया। ये आते हैं क्वेश्चन आपके मैप वर्क में आ जाते हैं, 1 मार्क में आ गया। पहला चंपारण। चंपारण कब हुआ है, 1917 में हुआ है। ही ट्रेवल टू द चंपारण। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां का भाई, बिहार का। यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको, उनके जो राइट्स थे उनको क्या किया जाता है, वायलेट किया जा रहा था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर। और पीजेंट किसके थे भाई, इंडिगो। इंडिगो क्या एक तरह का नील है जो व्हाइट क्लॉथ के अंदर इसको व्हाइटनेस मेंटेन करने के लिए, उसके जो व्हाइट को मेंटेन करने के लिए इसको डाला जाता था। पहले क्या होता था, प्लांट से ग्रो किया जाता था, प्लांट से निकाला जाता था। इसलिए भारत के फार्मर को फोर्स किया जाता था कि आपको ये इंडिगो ग्रो करना है। फिर एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कर लिया, सिंथेटिक बना लिया। सिंथेटिक का मतलब है केमिकल बना लिया। जो केमिकल इंडिगो था वो सस्ता था, इसलिए उन्होंने भारत के जो पीजेंट थे उनसे उनकी क्रॉप्स को परचेज करने से मना कर दिया, जिससे भारत के पीजेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने उनका साथ दिया, प्रोटेस्ट किया और ये सक्सेसफुल रहा और ब्रिटिश सरकार को उन फार्मर को कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये क्या है, चंपारण है। ये क्वेश्चन आएगा, पहला प्रोटेस्ट ऑफ द गांधी जी इन इंडिया, फर्स्ट। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917 इंडिगो प्लांटेशनर्स के लिए किया गया था। दूसरा कहां गया, खेड़ा। ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां का भाई, गुजरात का। कुछ एनसीईआरटी में ईयर 1917 है, कुछ में 1918 है, पर एक्चुअल इसका जो ईयर है वो 1918 ही आपको याद रखना है। 1918 लिखो, गलत नहीं होगा। और ये किसके लिए, लैंड रेवेन्यू। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर बेसिकली जो टैक्सेस हैं, क्या भाई, जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाए गए थे। उसमें से एक टैक्स बढ़ाया गया था, उस टैक्स का नाम क्या था, लैंड रेवेन्यू। अब यहां पे क्या हुआ, फेलियर ऑफ मॉनसून हुआ। फेलियर ऑफ मॉनसून की वजह से फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो गया। तो फार्मर के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो अपना लैंड रेवेन्यू पे कर पाए। वो चाहता था कि मेरे जो लैंड रेवेन्यू है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। फाइनली महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, सत्याग्रह किया और सत्याग्रह की वजह से ब्रिटिशर को लैंड रेवेन्यू को डिक्रीज करना, ये भी सक्सेसफुल रहा। तीसरा है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे भाई, गुजरात के अंदर है, ये भी 1918 में हुआ। ये किसके लिए क्या, कॉटन मिल वर्कर्स। अभी हमने पढ़ा था फेलियर ऑफ मॉनसून होने की वजह से फेलियर ऑफ क्रॉप्स होगा, फेलियर ऑफ क्रॉप्स होने की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड होने की वजह से इन्फ्लेशन आएगा। वर्कर्स ये कहते हैं हमारे वेजेस इंक्रीज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। जैसे मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ रहा है तो हमारे वेजेस बढ़ने चाहिए, जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। पर उनके जो ओनर थे, जो कॉटन मिल होती है उनके ओनर थे, उन्होंने मना कर दिया। फाइनली महात्मा गांधी जी ने भी वहां पे सत्याग्रह किया और महात्मा गांधी ने बोला वर्कर से आप स्ट्राइक कीजिए। स्ट्राइक का मतलब है काम मत कीजिए। जब काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा डेफिनेटली वर्कर्स को नुकसान होगा, पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज को। और फाइनली ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज को उनकी बात को मानना पड़ेगा। तो ये 3 पहले फर्स्ट सत्याग्रह रहे बाय महात्मा गांधी जी और दे वर सक्सेसफुल। पहला चंपारण 1917 इंडिगो प्लांटेशनर, सेकेंड वन इज द खेड़ा गुजरात 1918, ये किसके लिए, पीजेंट, लैंड रेवेन्यू डिक्रीज करने के लिए। थर्ड वन अहमदाबाद, कॉटन मिल वर्कर्स गुजरात, और इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, कि वेजेस शुड बी इंक्रीज, और मेथड क्या रहा, स्ट्राइक। अब भारत में प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। प्रोटेस्ट बढ़ने से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है, लोग यूनाइट हो रहे हैं किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट, और ब्रिटिशर को उनकी बात माननी पड़ रही है क्योंकि लोग मैसिव प्रोटेस्ट थे। फाइनली ब्रिटिशर को यह लगता है अगर ऐसे प्रोटेस्ट वुड बी कंटिन्यू अगेंस्ट ऑफ अस, तो इन दिस कंडीशन वी हैव टू लीव टू द इंडिया। और ब्रिटिशर का एक थंब रूल था, सिंपली दे डिडंट डू एनीथिंग, जस्ट दे मेक द रूल्स। वो रूल्स बनाते थे जो उनको फेवर करते थे और किसको, इंडियंस को फेवर नहीं करते थे। इंडियन उनको ब्रेक डाउन करते थे, उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। वो कहते थे हमें जेल में क्यों डाला, क्योंकि आपने लॉ को तोड़ा है। एक बड़ी फेमस थ्योरी है रूल ऑफ लॉ विच इज गिवन बाय द डाइसी वो द स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी इंग्लैंड से है। तो उन्होंने यहाँ पे एक रूल बनाया जिससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, इसका नाम था रोलेट एक्ट। अब की बार बोर्ड के अंदर इसका क्वेश्चन आया था। इट इज इनेक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेचर। इंपीरियल का मतलब होता है गुलाम देश, कॉलोनी की लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया ने बनाया। कब बनाया, 1919 के अंदर बनाया। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए, इट वाज इनेक्टेड इन 1919, इट वाज मेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या प्रोविजन था कि एनी पॉलिटिकल लीडर, ये ध्यान रखना, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कैन बी अरेस्टेड फॉर द 2 years, 2 साल के लिए उसको
अरेस्ट किया जा सकता है बिना ट्रायल। ट्रायल का मतलब है कि उसके अरेस्टमेंट कैन नॉट बी चैलेंज इनटू कोर्ट, कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। एंड रीजन, उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं होगा, कोई रीजन भी नहीं होगा। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है सस्पेक्ट के आधार पे कि भाई ये पर्सन क्राइम कर सकता है, सस्पेक्टेड, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकना, डिटेन का मतलब होता है उसको पकड़ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आज भी भारत के अंदर ये प्रैक्टिस है, पर अभी किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर अरेस्ट 3 महीने के लिए किया जा सकता है और उसके लिए भी कोर्ट की परमिशन जरूरी है। पर यहां पे जब बोल रहे हैं कोई कारण नहीं होगा, आप कोर्ट के अंदर नहीं जाओगे और 2 साल के लिए, इसीलिए इसको बोला गया इट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट। और के लिए फेमस ये थी भाई कोई ना तो दलील हो रहा है, दलील का मतलब यह है कि भाई आप कहीं पे भी अप्रोच नहीं कर सकते और कोई भी कारण नहीं है। महात्मा गांधी जी को लगता है ये जो एक्ट है आपका, ये बेसिकली किसके आधार पे है? अनजस्ट के आधार पे है, अनफेयर है। जब आपने कोई क्राइम किया ही नहीं, आपको पकड़ के अरेस्ट कैसे कर सकते हो? इसलिए महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द रोलेट एक्ट सत्याग्रह। इट वाज लॉन्च बाय गांधी जी टू अपोज द रोलेट एक्ट इन 1990। तो 1919 के 2 बड़े मेजर इवेंट हमारे सामने आ गए हैं, पहला रोलेट एक्ट, दूसरा रोलेट एक्ट सत्याग्रह। अब यह कहता है कि महात्मा गांधी जब भी प्रोटेस्ट चलाते थे तो 3 बड़ी बातों पे फोकस करते थे। पहला कि प्रोटेस्ट ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। आपको जो नॉन वायलेंस बेस्ड मीन्स है, जैसे आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप स्ट्राइक कीजिए, आप रोड को जाम कर दीजिए, धरना दीजिए, जेल भरो, मतलब जिसमें वायलेंस ना हो, वो मेथड यूज होंगे। दूसरा, हमेशा महात्मा गांधी को लगता था ब्रिटिशर भारत में आए ही इसलिए हैं कि वो यहां पे क्या कर सके? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सके। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कब होगा? जब हम उनके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो वो बोलते थे कि आप क्या करो? बॉयकॉट करो, यू डोंट नीड टू परचेज द गुड्स विच इज मेड बाय ब्रिटिशर। अडॉप्ट द स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब है मेड बाय इंडियंस। जो इंडियंस द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आप उनको परचेज कीजिए, जो ब्रिटिशर ने प्रोडक्ट बनाए उनको परचेज मत कीजिए, जिससे ब्रिटिशर को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉस होगा। साथ में महात्मा गांधी कहते हैं पिकेटिंग कीजिए। पिकेटिंग का मतलब होता है जब आप किसी शॉप के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं, डोंट परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस शॉप। तो उससे क्या होगा? लोगों में अवेयरनेस आती है। ज्यादातर जो पिकेटिंग होती थी वो ब्रिटिशर गुड्स की शॉप के सामने होती थी, लिकर शॉप के सामने होती, जहां पे लोग एक ग्रुप बना के इकट्ठा हो जाते थे और नारे लगाते थे कि आप यहां से प्रोडक्ट मत खरीदिए, आप प्रोडक्ट किससे खरीदिए? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट खरीदिए। तो ये 3 बड़ी बातें रहती थी। अब ब्रिटिशर ने लॉ किस लिए लाया था? कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। जो महात्मा गांधी के 3 बड़े प्रोटेस्ट हैं, आप थोड़ा सा टाइमलाइन समझिए। प्रोटेस्ट हुए 3, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। इनको रोकने के लिए ब्रिटिशर ने एक लॉ बनाया, रोलेट एक्ट, इनको रोकने के लिए। पर इसके रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी क्या लेके आए? रोलेट एक्ट सत्याग्रह। अब ब्रिटिशर क्या करते हैं? ऐसे तो भाई प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिशर ने क्या कर दिया? इंपोज द मार्शल लॉ। ये मार्शल नहीं है, यहाँ पे मार्शल वाला ये मार्शल है, मार्शल MARTI है वाला मार्शल। मार्शल का मतलब होता है आर्मी रूल। नो पब्लिक गैदरिंग, इसका मतलब ये होता है कि मोर देन 5 पीपल कैन नॉट असेंबल एट द वन प्लेस। इट मींस जब लोग एक प्लेस पे 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ही नहीं होंगे तो इसका मतलब प्रोटेस्ट कैसे होगा? तो उन्होंने इसको लगा दिया। अगर इस रूल को कोई वायलेट करता है तो अथॉरिटी के पास फुल पावर होती है कि वो क्या कर सकती है? उन लोगों को पनिशमेंट दे सकती है, इवन नहीं उनको शूट भी कर सकती है, गोली मार सकती है। पर उसमें कंडीशन है, पहले वार्निंग दी जाती है। वार्निंग अगर लोग फॉलो ना करें, जैसे अभी भी भारत के अंदर कई प्लेसेस पे हम कहते हैं धारा 144 लग गई है, उसका मतलब यही होता है कि पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो मतलब आर्मी बाद अथॉरिटी होती है उसको शूट करने की, पर उससे पहले वो वार्निंग देते हैं। ये लगा दिया। इसके रिस्पॉन्स में भारत के अंदर क्या हुई? 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया हड़ताल, H आएगा यहाँ पे, HARTHAL, हड़ताल। इसका मतलब होगा पूरे भारत के अंदर कोई भी काम नहीं होगा, स्ट्राइक कर दी गई। और स्ट्राइक में पंजाब के 2 बड़े लीडर, एक डॉक्टर सत्यपाल जी बहुत फेमस हैं वहां पे लीडर थे, और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों पॉलिटिकल लीडर्स को हैव बीन द अरेस्टेड। तो यहां पे आपको जो टाइमलाइन है, प्रोटेस्ट को अपोज करने के लिए ब्रिटिशर ने रोलेट एक्ट, उसको रोलेट एक्ट सत्याग्रह, जिन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, भारत के लोगों ने ऑल इंडिया हड़ताल से बुला ली। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जो इंपॉर्टेंट है। यह भारत की हिस्ट्री का सबसे क्रूएल इंसिडेंट रहा है विच वॉज डन बाय द ब्रिटिशर। पहला पॉइंट आप लिखो, इट टुक प्लेस ऑन द 30 अप्रैल 1919 का हुआ। जलियांवाला बाग कहां पे है? अमृतसर में है। कहां पे बेटे? पंजाब के अंदर। यहां पे लोग असेंबल क्यों हुए? व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द पब्लिक गैदरिंग? देयर वाज द मेन 2 रीजन। एक तो मैंने आपको बताया पंजाब के 2 बड़े लीडर सत्यपाल और सैफुद्दीन, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो लोगों में बड़ा एग्रेशन था। क्यों? क्योंकि
उनको अरेस्ट किया गया था किसके अंदर भाई, रोलेट एक्ट के अंदर। तो दे असेंबल एट अमृतसर जलियांवाला बाग टू अपोज द रोलेट एक्ट की इट इज अनफेयर अनजस्ट है, इनजस्टिस के आधार पे है। कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि एक एनुअल फंक्शन होता है बैसाखी का, जो आपकी रबी क्रॉप्स होती है, जो स्पेशली व्हीट क्रॉप्स होती है, उसको हार्वेस्ट करने से पहले सिख कम्युनिटी में एक सेलिब्रेशन होता है फार्मर कम्युनिटी के अंदर, तो उसको सेलिब्रेट करने के। तो दो हो गए, पहला अगेंस्ट ऑफ द रोलेट एक्ट और सेकंड वन टू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन ऑफ बैसाखी। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या एक्शन लिया, यहाँ पे एक पर्सन थे जनरल डायर हु मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी ऑफिसर थे। उसने क्या किया, जलियांवाला बाग के जो गेट थे उनका एग्जिट को ब्लॉक कर दिया और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया ओपन द फायर ऑन द पब्लिक गैदरिंग। तो यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई उनको पहले किसी सॉफ्ट मेजरमेंट नहीं लिया गया, चलो भाई लाठी चार्ज कर देते हैं जिससे लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, नहीं, उसने सीधा गेट ब्लॉक किया और सीधे ऑर्डर दे दिए किसके, ओपन फायर ऑन द पीपल। यहाँ पे मैसिव किलिंग ऑफ द पीपल हो गए, जितने यहाँ पे लोग थे सब मारे गए। गवर्नमेंट का डाटा लगभग 1000 का है, पर एक्चुअल जो लिखते हैं लोग तो मोर देन 1000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। उसके बाद बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बीटन किया गया, ह्यूमिलेटेड किया गया, इंसल्टेड किया गया, उनको अरेस्ट करके उनसे फोर्सबली यू हैव टू रफ योर नोज इन द फीट ऑफ द ब्रिटिशर एंड प्रॉमिस टू अस यू विल नेवर बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। साथ में अरेस्ट कर दिया गया। कुल मिला के पूरा एक वायलेंट कंडीशन क्रिएट कर दी गई और सिंपल एक मॉरल मैसेज दिया गया कि अगर आप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको या तो आपको मार दिया जाएगा या आपको बिटन किया जाएगा, ह्यूमिलेट किया जाएगा या अरेस्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रोटेस्ट का, इस जलियांवाला बाग मैसेकर का आउटकम्स क्या निकला, भारत के दो बड़े लीडर, पहले महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन दोनों को ब्रिटिशर ने टाइटल्स दिए थे। महात्मा गांधी जी को टाइटल दिया गया था केसर ए हिंद, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, केसर ए हिंद। दिस वाज टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिशर फॉर हिज वर्क इन द साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया था उसके लिए दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का दिया गया था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस राइम्स होती थी जनगण मन, उसके रिस्पॉन्स में। महात्मा गांधी को लगता है कि मूवमेंट पूरी तरह से वायलेंट हो चुका है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, वापिस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी को पता था ब्रिटिशर और भी वायलेंस करेंगे। वो बात अलग है कि जैसे इसको वापस ले लिया गया और भारत के अंदर एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, उस कमीशन का नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेक ए इंक्वायरी अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर, कि किसकी वजह से हुआ है, किस किस में गलती है। कमीशन, आज भी भारत सरकार बहुत सारे कमीशन अपॉइंट करती है इंक्वायरी करने के लिए, तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यहाँ पे जो गलती है वो किसकी है, पीपल ऑफ इंडिया की है। जो लोग मारे गए हैं, जब मार्शल लॉ लगा दिया तो उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया। पर आपको एक बात समझनी चाहिए भाई, मार्शल लॉ लगा दिया, कॉमन पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द मार्शल लॉ। आज भी आप कॉमन पीपल से पूछो मार्शल लॉ क्या, वो बोले आर्मी रूल है, उससे ज्यादा उनको नहीं कुछ पता है, कॉमन पीपल। तो वहां पे जो मीन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो नहीं था। आज के टाइम में कोई चीज होती है तो वी कैन सेपरेट अक्रॉस द बॉर्डर बिकॉज वी हैव द मीन्स। हम फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, चैनल, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर आप देखिए उस समय जो मीन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन वो नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि आपका मार्शल लॉ लगा हुआ है, पब्लिक गैदरिंग नहीं है। और यहां पे व्हाइट चिट दी गई किसको, जनरल डायर को, और इवन इसको प्रमोशन देके दोबारा ब्रिटेन भेज दिया गया था। वो बात अलग है कि भारत के एक बड़े नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी होते थे, उन्होंने वहीं पे जाके 1940 में इसका मर्डर कर दिया था, इसको मार दिया गया था बिकॉज ही प्रॉमिस कि मैं बदला लूंगा किससे, जनरल डायर से। अब उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आया। खिलाफत मूवमेंट भी कब आया भाई, 1919 के अंदर आया। खिलाफत मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स। कई बार क्वेश्चन आएगा, पहले का नाम है मोहम्मद अली और दूसरा नाम है शौकत अली। कब स्टार्ट किया, 1919। इसका मतलब 1919 भारत के इतिहास का सबसे लैंडमार्क रहा है। 1919 में रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट सत्याग्रह आया। 1919 के अंदर क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा दिया गया। 1999 के अंदर ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 1919 के अंदर ही क्या हुआ, हंटर कमीशन आया। 1919 के अंदर क्या, खिलाफत आया। और इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए बॉम्बे खिलाफत कमेटी भी कब आई, 1919 में आई है। और भारत के अंदर एक एक्ट बना था, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। वो भी कब बना था, 1919 के अंदर ही बना था, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919। अब वो बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट चिरा क्यों है। मुस्लिम सपोर्टेड टू द ब्रिटिशर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दे नीड टू द पीपल। तो मुसलमानों ने सपोर्ट किया किसको भाई, ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया वी विल नॉट अटैक ऑन द टर्की, हम टर्की के ऊपर अटैक नहीं करेंगे।
क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दो ग्रुप थे, पहला और सेकंड। पहला जो होता था उसको हम बोलते थे आपका सेंट्रल पावर, सॉरी एक्सिस पावर, और एक्सिस पावर के अंदर कौन होता है, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी था, और ऑटोमन एम्पायर होता था। ऑटोमन एम्पायर कहां का था भाई, टर्की से था। और जबकि इसके रिस्पॉन्स में कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, यूएसए था, रशिया था, फ्रांस था, इटली था। तो यहां पे मुस्लिम सपोर्टेड टू द ब्रिटिशर इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज दे हैव बीन द प्रॉमिस कि हम किसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ऑटोमन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ऑटोमन था क्या, ही वॉज कंसिडर द रिलीजियस खलीफा। खलीफा का मतलब रिलीजियस टीचर, उसको सिम्बलाइज किया जाता है मुस्लिम रिलीजन का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा गुरु कौन है, ऑटोमन एम्पायर। पर ब्रिटिशर ने क्या किया, उनके ऊपर अटैक भी किया, इंसल्टेड भी किया, और ये रिलीजियस खलीफा इसका मतलब इंसल्ट ऑफ द मुस्लिम रिलीजन हुई, तो उसका वो बदला लेना चाहते थे। उस बदला लेने के लिए उनको पता था कि हमें एक इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए, और इफेक्टिव लीडरशिप के लिए दे इनवाइटेड टू द गांधी जी। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने जो इन्विटेशन किया उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया, इसके 2 बड़े रीजन है। एक तो 1907 के बाद या 6 के बाद माने जब मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, कांग्रेस के बहुत सारे मुस्लिम जो लीडर थे उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, उसका नाम है मुस्लिम लीग। 1906 के बाद या 1905 की बात करें, बंगाल का पार्टीशन हुआ रिलीजन के आधार पर, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हुए। 1906 में मुस्लिम ने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली, मुस्लिम लीग। कांग्रेस को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू माना गया, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम माना गया। 1909 के अंदर एक एक्ट आया था, इसका नाम था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1909, जिसके अंदर मुसलमानों को स्पेशल वोटिंग राइट और स्पेशल कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन दे दिया गया था, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होंगे किसके लिए, मुस्लिम रिलीजन के लिए। वही लोग इलेक्शन लड़ेंगे, वही लोग वोट डालेंगे, तो कौन इलेक्ट होंगे, मुस्लिम। तो मुस्लिम वर हैप्पी फ्रॉम द ब्रिटिशर। तो यहां पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। महात्मा गांधी को पता था कि जब तक हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, वी नेवर गेट द इंडिपेंडेंट टू सपोर्ट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा, महात्मा गांधी जी वांट टू स्टार्ट ए ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट का मतलब होता है मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल चाहते थे महात्मा गांधी जी। अगर हम सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्रिटिशन डिड नॉट डजंट हैव एनी अल्टरनेट, उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं होगा एक्सेप्ट टू गिव द फ्रीडम टू इंडिया। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द लीडरशिप। खिलाफत मूवमेंट को फिर विड्रॉन कर लिया गया था। द रीजन 1924 में चलता रहा, ये ज्यादा पार्टिसिपेशन इसका 1919 में रहा। 1924 के अंदर जाके ये मुस्लिम रिलीजन द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया, वी नॉट हैव एनी रिलीजियस खलीफा, कोई भी रिलीजियस खलीफा नहीं होगा। अब बड़ा क्वेश्चन है, क्या रोलेट एक्ट को वेव ऑफ कर दिया, कॉल्ड ऑफ? नहीं, रोलेट एक्ट चलता रहा। और यहां तक हमने स्टडी जो किया है आज का, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर महात्मा गांधी जी, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, 3 प्रोटेस्ट चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, उसको कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ, उसके रिस्पॉन्स में ऑल इंडिया हड़ताल, उसके रिस्पॉन्स में जलियांवाला बाग मैसेकर, और फिर उसका आउटकम्स क्या हुआ, कोल्ड ऑफ हो गया, क्या, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, और के बाद खिलाफत मूवमेंट। तो दिस इज द थिंग अबाउट द टुडेज क्लास। और ये पहली क्लास में से क्वेश्चन आएगा कहां पे, आपके बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड अदर मेजर इवेंट्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आप इसको सुनिए, समझिए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए, और इन्हीं सेम लाइन को यू कैन यूज इन योर राइटिंग ऑफ योर आंसर। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।